नमस्कार। मैंने कश्मीर फाइल्स देखी, पूरी संजीदगी के साथ देखी और मुझे अचानक समझ में आया कि आपसे मुखातिब हुई से लेके एक शेर के साथ मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छोड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। दरअसल मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कश्मीर फाइल्स से मकसद क्या हासिल हुआ और इसने कितना डैमेज किया है। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सच्चाई सामने आई है। बिल्कुल आई, सच्चाई सामने आई है, आनी चाहिए। पर कौन सी सच्चाई? सिसरो ने एक बात बड़ी अच्छी कही थी। आप जानते हैं, दुनिया के बड़े कवियों में से, नॉट टू नो, नॉट टू नो what took place before you were born is to remain forever a child। अगर आपको ये नहीं मालूम कि आप जब पैदा हुए थे उसके पहले क्या कुछ हुआ था, तो आप हमेशा एक बच्चे ही रहेंगे। बात तो सही है, हमें पहले की चीजें जाननी चाहिए। पर पहले की चीजें जब हम जानते हैं तो उसका अंत कहां तक होता है? इमीडिएट पास्ट होता है, डिस्टेंट पास्ट होता है, और डिस्टेंट में भी कितना बड़ा पास्ट, कितना पुराना पास्ट। इसी को तर्कशास्त्र में कहते हैं सेलेक्टिव एप्रोप्रिएशन ऑफ फैक्ट्स। एंड दूसरा जो तार्किक दोष होता है, बैकवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ लॉजिकल प्रेमाइसेस। गांधी ने कहा था, कश्मीर को कहा था करीब 80 साल पहले, कहा था कि कश्मीर इज अ सिंबल ऑफ एन आइलैंड ऑफ सेक्युलरिज्म एंड अ बेकन लाइट टू द यूनाइटेड एशिया सब कॉन्टिनेंट। उन्होंने वर्ड यूज किया था, सब कॉन्टिनेंट। एक बुरी हालत में जो सब कॉन्टिनेंट है, एशियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसके लिए ये एक सेक्युलरिज्म का प्रतीक है। उसी गांधी की मूर्ति जब 1988 में लगाने के लिए कश्मीर हाई कोर्ट में तय हुआ, और चीफ जस्टिस इंडिया उस समय आर.एस. पाठक थे, उनको जाना था उसे लगाने। कुछ मुसलमान वकीलों ने कहा कि इस पे हम हंगामा करेंगे और बहुत उपद्रव होगा, हम इसे लगाने नहीं देंगे। मूर्ति नहीं लगी। पूरा सिस्टम था, केंद्र सरकार थी, राज्य सरकार थी, पर वो नहीं लगा। इस फिल्म को अगर आप देखें तो आपकी सेंसिटिविटी को झकझोरता तो है, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन कौन सी सेंसिटिविटी? दरअसल जब समाज सभ्य होता है तो हम अपनी बात का जो संप्रेषण करते हैं, जो ट्रांसमिट करते हैं, हम आप एक दूसरे के साथ बात करते हैं, उसकी भाषा, उसका एक्सप्रेशन संयत होता जाता है, रिफाइंड होता जाता है। अब ये मुश्किल बात है कि वो रिफाइंड कितना होता है। ये क्रूड फॉर्म में इस पिक्चर में हत्याएं दिखाई गई हैं, बेहद क्रूड फॉर्म में। आमतौर पे ये वर्जित होता है किसी के बच्चे के आप सर पे, सीधे मस्तक पे गोली मारते हुए दिखाएं, बच्चा गिर रहा हो, आप उस आतंकी को दिखाएं, उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन बच्चे को गिरता हुआ, सर में गोली सीधे लगती हुई दिखाएं, ये क्रूड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है। इसलिए भारत में
बेहद चर्चा का विषय बन गया है। उस फिल्म में बहुत कुछ ऐसा नहीं है जो पहले कभी नहीं हुआ है। वो सब कुछ आ चुका है और आज नहीं आया है। 40 साल पहले आपको पता है ये किताब 1990 में लिखी, 90 में लिखना शुरू हुआ था, 92 में खत्म हुई। ये हमारे एक दोस्त ने लिखी है, क्रेसेंट ओवर कैश्मीर। और इसमें इससे ज्यादा पूरी डिटेल्स है, मतलब देख के कांप जाता है आदमी उस फिल्म में उसके लिहाज से। लेकिन फॉर्म उसका विजुअल है और क्रूड है। ये शायद भारतीय जनमानस को अच्छा लगता है, एक वर्ग को। जब समाज सभ्य होता है तो हमारी भाषा भी बदल जाती है, हमारे एक्सप्रेशन का तरीका भी बदल जाता है। हम इतना भी कह के काम चला सकते थे कि बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया, और ये कहा गया आतंकियों ने बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा। आतंकियों की वजह से वहां से, और फिर आतंकी जब कहते हैं तो अब दो चीजें हैं। आतंकी वो टर्मिनस कश्मीर के मुसलमानों के साथ नहीं है कि दोनों का दायरा वहीं जाके खत्म होता है, जहां तकी का वहीं मुसलमानों का भी खत्म होता है। मुमकिन है उससे लाभ लिया हो, कश्मीरी मुसलमानों ने उससे लाभ लिया हो, उनके मकानात सस्ते खरीदे हो, लेकिन प्रोसेस वो आतंकवाद से आता है। और आतंकवाद कश्मीर स्पॉन्सर्ड था, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो हमें इस समय ये देखने की जरूरत है कि वाकई क्या हमें बैकवर्ड प्रोजेक्शन लॉजिक का करने की जरूरत है, और अगर हम बैकवर्ड प्रोजेक्शन करते हैं तो क्या सत्य को इतना वल्गर दिखा के, विजुअल, आप समझ सकते हैं कि ऑडियो विजुअल इम्पैक्ट ज्यादा होता है। एक किताब में यही बात लिखी जाती है, वो इम्पैक्ट नहीं होता। क्या ये सही टाइम है? और कोई भी टाइप क्या सही होता है जब समाज ग्रो करता है तो उसके सेंसेस सेंसिबिलिटीज जो होती है उसकी भाषा एब्स्ट्रैक्ट में चली जाती है, हम क्रूड नहीं रहते हैं। आपने देखा होगा एक अशिक्षित वर्ग में एक्सप्रेशन नहीं होता है तो वो कई बार गालियों के जरिए, और गालियों नहीं, अपने भाव भंगिमा हाथ के स्वरूप के जरिए वो एक्सप्रेशन करते हैं। लेकिन वही एक्सप्रेशन जब यूएनओ में एक व्यक्ति पे चारित्रिक दोष लगा, चारित्रिक दोष क्या, वो व्यभिचार था सीधे, उसने किसी महिला के साथ कुछ किया था, उससे उसको एडवांटेज दिया था किसी टेंडर में, ये यूएनओ का किस्सा है। तो आप जानते हैं उस पर दोष जो आया था, उस पर जो सजा हुई थी, उस पर जो दोष माना गया था वो क्या था? वो था he was found guilty of moral lapses, ethical lapses। ये उसकी भाषा थी। वहां ये नहीं कहा गया कि एक महिला के साथ संभोग करने के एवज में उसने ये किया। हमारी भाषा बदलती जाती है। आज इतने साल बाद जिसे देश के प्रधानमंत्री ने एक सर्टिफिकेट दे दिया कि सच्चाई दिखाई है, बहुत तारीफ की। सच्चाई सिर्फ इतनी ही नहीं है। सच्चाई अगर आप जाते हैं तो सच्चाई इतनी ही नहीं है कि कश्मीरी आतंकवादियों ने और एक वर्ग ने, हो सकता है उसका बेनिफिट मिला हो मुसलमानों को, लेकिन तब आप इससे मैसेज क्या दे रहे हैं? आतंक के साए में वहां मुसलमान भी रहे हैं, लेकिन हम खैर मान लेते हैं आपके तर्क के लिए कि वहां के मुसलमानों ने जाते कि चलिए हम ये भी मान लेते हैं, तो उसको क्या आप को टर्मिनस बना देंगे हिंदुस्तान के मुसलमानों से? अगर ये मुराद नहीं है तो देश के प्रधानमंत्री को उसकी तारीफ की जगह मुझे लगता है कि इस पे चुप रहना चाहिए। और अगर ये वल्गर है तो सीआरपी आईपीसी में, भारत का संविधान जब लिखा गया तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। लेकिन पंडित नेहरू आए और 9 महीने बाद, संविधान बनने के 9 महीने बाद पहला संशोधन किया, और उसमें जो क्लॉज 19(2) में जोड़ा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ, वो जानते हैं क्या था? इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। अगर आप किसी भी को हमला करने के लिए या किसी भी ऑफेंस के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उकसाते हैं, तो ये भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन
आपका बाधित कर दिया जाएगा, इस पे रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा। इसको हिंदी में कहा जाता है अपराध उद्दीपन, टू प्रमोट समबडी टू कॉज ऑफेंस। यहाँ पे आप एक बच्चे को मार 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 रहा है, आप ये दिखा रहे हैं और बाई इम्प्लीकेशन ये मान रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं और आतंकवादी कैसे कैसे वहां पे प्रमोट हो रहे हैं। कश्मीर का सच आतंकवादी अगर मार रहा है तो ये दुनिया जानती है और इस पे एक्शन होना चाहिए। मोदी जी की सरकार भी एक जमाने से है, आतंकवाद नहीं रुका है। जहां तक कश्मीरी पंडितों के पलायन का सवाल है, ये नासूर सिर्फ उस समय तक का नहीं है, वहां पे तो आते आते बहुत कुछ बदल गया था। अगर आप इसमें यह कहना चाहते हैं कि पंडितों का यानी मुसलमानों का तब पलायन हुआ एक्सेसेस से, तो आपको हम असली इतिहास बताते हैं। असली इतिहास यही नहीं रुकता कि 1990 तक आते आते जबरदस्त पलायन हुआ। 1990 तक आते आते कश्मीरी मुसलमान, हकीकत बिल्कुल अलग है। ये बात सच है कि वहां पे एजुकेशन काफी बढ़ा। ये बात क्या सच नहीं है कि वहां पे 4000 किलोमीटर तक रोड थी, जिसे कि 10,000 किलोमीटर किया गया। क्या यह सच नहीं है कि जब यह आतंकवाद पीक पे था 1989 89 90 में, तो वहां पे बेरोजगार जो टोटल थे, वहां की असेंबली की रिपोर्ट है अगस्त 2090 1990 की, कि उस समय हमारे 69,000 बेरोजगार थे, जिसमें 30,000 जम्मू के थे, यानी वो हिंदू थे। बेरोजगारी नहीं थी। इंडस्ट्रीज अगर आप देखेंगे तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कश्मीर का वो भाग है जो पाकिस्तान के पास है, वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप किया, ट्रेड डेवलप किया, और आप ताज्जुब करेंगे कि एमएसएमई वहां पे हजारों की तादाद में थी। अगर मैं आपको आंकड़े गिनाऊं तो एक लंबी तादाद है जो जबकि वहां पे पीयूके में सिर्फ एक टेक्सटाइल का था, सिर्फ एक। ये 24 फरवरी की बात है। वहां पे गवर्नमेंट ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसके हिसाब से सिर्फ एक टेक्सटाइल की कंपनी थी बीरपुर में, और दूसरा मुजफ्फराबाद में वहां पे एक माचिस की फैक्ट्री थी और एक वनस्पति तेल की फैक्ट्री थी, वनस्पति की जिसे हम कहते हैं। सिर्फ 3 फैक्ट्रियां थी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। जबकि भारत में जो कश्मीर था उसमें 17,000 लघु उद्योग थे। ये उस समय की मैं बात बता रहा हूँ, 1986 तक का ये फिगर है। और विधानसभा में ये 1989 में बताया गया कि वहां पे जो टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो बहुत बढ़ा है। कश्मीर में विकास नहीं था इसलिए आतंकवाद नहीं आया था, आतंकवाद आया था इसलिए विकास हुआ। और ये बात सही है कि आतंकवाद को काउंटर करना ये स्टेट की जिम्मेदारी थी। उस समय केंद्र में सेंटर हो, चाहे यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, ये उनकी जिम्मेदारी थी, वो नहीं कर पाए। अब यहाँ इशू ये उठता है कि अगर कश्मीरी पंडितों के, क्योंकि ये हुआ था और बेहद बेहद जिस तरह से वो अपने घर छोड़ के हटे हैं, आप ताज्जुब करेंगे, यही सरकारें थी ना। तो सरकार के रिकॉर्ड में 2,77,000 लोग, ये 1990 तक का रिकॉर्ड है। 2,90,000 लोग बेघर हुए थे, जिनका जो रजिस्टर हुए। आप जानते हैं कितनों को टेंट में रखा गया? सिर्फ 5,000। बाकी छिटक के इधर उधर जा रहे थे, पूरे हिंदुस्तान में फैले, उनको कोई शरण नहीं दी गई। उन पे खर्च बहुत कम था, बड़ी बुरी हालत में वो शरणार्थियों की तरह रहते थे। दोष किसका था? सरकार का था।
आज भी क्या इन्हें वापस ले जाने का उपक्रम हो रहा है? कोई एक उपक्रम आप बता दीजिए। फिल्म देख के तो आपने कहा कि सच्चाई सामने आई, लेकिन पिछले 7 वर्षों में या जो बीजेपी का शासन था, जो कांग्रेस का शासन था, क्या इन कश्मीरी पंडितों के लिए हमने कोई एक सस्टेनेबल स्कीम दी है जिससे कि उनकी वो फिर से वापस जा सके? हमने उसको पॉलिटिकली कैश कराया है और कोई चीज नहीं की है। अब जब हम बात करते हैं, तर्कशास्त्र में एक अजीब सी स्थिति है कि जिसको जो सूट करता है वो ले लेता है। बताया गया कि साहब ये कांग्रेस के टाइम का है और कांग्रेस की नालायकी की वजह से ये सब हुआ है, क्योंकि ऐसी बात जगमोहन साहब ने लिखी। बहुत हद तक सही है। और ये जो फिल्म बनी है कश्मीर फाइल्स, इसके प्रोड्यूसर का भी यही कहना है कि हमने पूरी फिल्म जगमोहन साहब की किताब से सब कुछ उठा के उसी पे बेस किया है। ये उसका अपना कहना है। जगमोहन साहब ने काफी कुछ राजीव गांधी के रेजिम को लेके, उनके कैलस एटीट्यूड को लेके बहुत कुछ अपनी किताब में कहा है। अगर आप उसको पढ़ें तो मुझे लगता है कि उतना उतना स्कैदिंग रिमांड, पेज नंबर 447, उसमें कहते हैं हुआ ये किस्सा कि देवीलाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी सदारत में एक डेलीगेशन कश्मीर के हालात का तबसरा लेने आया। उसमें राजीव गांधी भी थे। उसमें राजीव गांधी ने मीटिंग में एक लंबे वक्त तक इस बात पे हंगामा किया कि गवर्नर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को लेने क्यों नहीं आए एयरपोर्ट पे। तो कम्युनिस्ट जो डेलीगेशन के मेंबर थे उन्होंने कहा कि भाई ये इस समय इशू नहीं है ना, प्रोटोकॉल इशू नहीं है। जबकि उसी समय इनके एडवाइजर ने, गवर्नर के एडवाइजर ने कहा के बारे में कहा राजीव गांधी ने कि उन्होंने मुझे बताया कि गवर्नर को मालूम था कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, फिर भी वो नहीं आए लेने के लिए, प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। तो जगमोहन ने अपने एडवाइजर की तरफ देखा तो उन्हें, नहीं साहब बिल्कुल गलत कह रहे हैं, मैंने तो ये कहा था कि गवर्नर साहब को रोका गया है, गवर्नर साहब को पता नहीं था। अभी अभी हमने बताया है कि शायद फ्लाइट में क्योंकि वो प्रोटोकॉल लिस्ट नहीं आई थी तब तक कि कौन कौन डेलीगेशन में है। और बेबी लाल ने भी इस बात को कहा कि हाँ मुझे तो इसमें ऐतराज भी नहीं है, और मेरे ख्याल से गवर्नर साहब को मालूम नहीं था। ये ये सही बात है, क्योंकि प्रोटोकॉल लिस्ट जारी नहीं की थी हमने। मीटिंग में इतनी संजीदगी से बात होनी थी, जबकि बात इस पे हो रही थी। ये बात उन्होंने कही, कितनी सही। लेकिन मीटिंग में काफी कुछ हुआ। उस पर राजीव गांधी ने कहा, मैं जब ये बता दूं कि मैं जब प्राइम मिनिस्टर था तो आपने हमसे क्या कहा था। तो इस पे जगमोहन ने कहा कि तो मैं भी बताऊंगा कि आपने मुझसे क्या कहा था। जरा सोचिए, उतने सिंसियर 1990 का कश्मीर लगभग हाथ से निकल गया था। रातों रात इनको बुला के और चार्ज दिया गया गवर्नर को। कश्मीर हाथ से निकल रहा था, आतंकवादी लगभग सब कुछ खत्म कर चुके थे। उसको देखने के लिए एक डेलीगेशन सेंटर से जाता है और वो कहता है, उस पर वहां चर्चा क्या होती है। फिर दूसरा जो राजीव गांधी का ऐतराज था वो ये था कि यहां पे भी वायलेट हो रहा है प्रोटोकॉल। देश का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वो जगमोहन के बाएं बैठा हुआ है। तो देवीलाल जी ने खुद कहा कि भाई मैं तो मोटा आदमी हूं, जब एक्चुअली मैं पहले से बैठा था। जगमोहन जी बाद में तो मैंने कहा कि तुम इधर बैठ जाओ, मैं बार बार उठ नहीं सकता। ये किस्सा हुआ है। अब इसको आप जैसे लेना चाहें ले, लेकिन ये हकीकत है। लेकिन तो क्या कांग्रेस दोषी थी सारी चीजों की? ये हालात तब बिगड़े थे? नहीं, आपने सब कुछ गलत जाना है। इसमें कहीं से भी किसी एक सरकार को दोष देके दूसरी सरकार बच जाए, ये तो मुमकिन नहीं है। आप किसके साथ पार्टी में सरकार बनाते हैं जम्मू कश्मीर में, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, इसके बावजूद आप कूद के सरकार बना लेते हैं।
तो ये हकीकत जब आप देखेंगे तो हमाम में थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। लेकिन आप कांग्रेस को मेलाइन कर रहे हैं और ये कहना चाहते हैं इस पूरे उसमें कि हालात बहुत खराब थे कश्मीरी पंडितों के लिए। इससे एक एंगर जनरेट होगा, जो कि अगर कोई दूसरी सरकार होती और ये चीजें गोली मारने वाला दिखाया गया होता तो अभी तक वो बैन हो चुकी थी, उसको सर्टिफिकेशन ना मिला होता, सेंसर ने उसको पास ना किया होता। लेकिन इसे पास भी किया गया और इसे सच्चा बताया गया, इसे एक सर्टिफिकेट दिया गया। अब हम आपको सच्चाई बताते हैं। जो बैकवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ लॉजिकल प्रेमाइस होता ये है कि तर्क में दो चीजें होती है, प्रेजेंटिज्म वर्सेस हिस्टोरिसिज्म। प्रेजेंटिज्म में आप वर्तमान लेते हैं और उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपने वर्तमान तो लिया ही नहीं, आपने पीछे ले गए और बताया कि साहब कश्मीरी पंडितों के साथ ये हुआ है। और क्यों हुआ है? क्योंकि मुस्लिम पॉलिटिक्स, सेटिलमेंट पॉलिटिक्स के तहत कांग्रेस की सरकार थी, सरकारें थी, इन सबों ने ये किया है। और लिहाजा एक कम्युनिटी को आप मेलाइन कर रहे हैं और सर्टिफिकेट दे रहा है देश का प्रधानमंत्री। अब इसका दूसरा पक्ष देखिए। हकीकत यह है कि ये कन्वर्जन का प्रोसेस आज का शुरू नहीं किया हुआ है। कन्वर्जन का प्रोसेस 1440 में शुरू हुआ था और इसका किस्सा ये है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के जमाने में सैयद अली हमदानी जे के आया, उसी ने इस्लामिक उसका कन्वर्जन का प्रोसेस शुरू किया, जिसे रफ्तार दी। बुद्ध शिकन उसको वो मिला हुआ था, उसको एक तखल्लुस दिया गया था, बुद्ध शिकन सुल्तान सिकंदर। इसने इसमें कन्वर्जन में जो बलात्कार सब कुछ, वो जो कुछ भी हो सकता था उसने वहां किया। उसका एक चीफ मिनिस्टर, चीफ जो मेन वो होता है, वो हुआ करता था मलिक सैफुद्दीन। मलिक सैफुद्दीन दरअसल मुसलमान नहीं था, वो हिंदू हुआ था, जिसका नाम था सुहा भट्ट। सुहा भट्ट ने अपने को कन्वर्ट किया और वो वहां पे एक प्राइम ओहदे पे आ गया, एक मुख्यमंत्री वाले चीफ चीफ मिनिस्टर बन गया। चीफ मिनिस्टर कैसे वहां मुराद उस जमाने में ये होती थी कि वो उसका मेन आदमी हुआ करता था। ये सैफुद्दीन जो था, मलिक सैफुद्दीन, जिसका असली नाम सुहा भट्ट था, उसने घाटी में मुसलमानों कन्वर्जन के लिए हिंदुओं का वो कत्लेआम किया कि हर आदमी डर के मुसलमान बन गया और तभी से घाटी में मुसलमानों का वर्चस्व हो गया। लेकिन आप इसका ठीक उलट देखेंगे कि उसका बेटा जैनुद्दीन आता है। जैनुद्दीन बेहद दयालु था, 50 साल शासन किया और अकबर का जो कहा जाता था, अकबर के शासन का बहुत कुछ वहां से आया है। जैनुद्दीन एक लिबरल शासक था और आप ताज्जुब करेंगे उसके जमाने में वहां 80 लाख खरवान हुआ करता था, जो कि 200 जो कि अगले 300 साल बाद सिर्फ 27 लाख रह गया, क्योंकि शोषण के का तांडव शुरू हुआ। अब जरा गौर कीजिएगा, आप दोष किसको देंगे? इन आतंकवादियों को, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड एलिमेंट्स जो पाकिस्तान बैठे हैं उनको, घाटी में जो तमाम मुसलमान हैं जो डर के मारे न इस तरफ है न उस तरफ है, क्या करें उनके समझ में नहीं आ रहा, स्टेट प्रेजेंट नहीं है और आज भी प्रेजेंट नहीं है। उनको स्टेट की गलती है, क्योंकि स्टेट को ही तो प्रोटेक्ट करना है। तो स्टेट कभी नहीं रही है ये कोई, इस शासन में सिर्फ आपने 370 हटा दिया, बहुत कुछ हो गया, इस मुगालते में न रहिएगा। तो उसको लेंगे दोष, या दोष देंगे जैनुद्दीन, जिसकी हमें तारीफ करनी चाहिए कि वो मुसलमान का बेटा, कन्वर्टेड मुसलमान का बेटा था, 50 साल शासन किया। अकबर का अगर आप देखते हैं कि अकबर जो सेकुलरिज्म लाए थे, दीन इलाही वगैरह चलाया था, एक लिबरल अप्रोच रखी थी, ये सब कुछ काफी कुछ उसका असर जैनुद्दीन से आता है, जो कश्मीर का शासक था।
और जो एक कन्वर्टेड हिंदू से मुसलमान हुए उसका आतंकी का बेटा था, या ये दोष आप फिर उसके बाप को देंगे? तो डिपेंड करता है कि आपने हिस्ट्री को कहां से लेना शुरू किया है। अच्छा, आप लेंगे तो उससे होगा क्या? आपके पास है हिस्ट्री, बहुत कुछ हुआ है, गोर बहुत खून खराबा हुआ है, तो आप उधर जाएंगे तो उसके बाद कौन सा वो होगा, पॉइंट होगा जहां रोकेंगे आप अपने मतलब का ले लेंगे। अगर आप मुसलमान है तो हिंदू का ले लेंगे, हिंदू है तो मुसलमान का ले लेंगे, मुसलमान शासक ने ये किया, हिंदू शासक ने ये किया। क्या ये सच नहीं है कि वहां के डोगराओं ने भी काफी कुछ अत्याचार मुसलमानों पे किया था? तो क्या हम डोगरा को आरोप लगा दें आज? आज भी डोगरा है काफी बड़ी तादाद में जम्मू में, तो हम उनके ऊपर आरोप लगा दें? उसके पहले अफगानियों ने जो शासन किया था उसमें मुसलमान हिंदू सबका बलात्कार हुआ, सबके साथ लूट हुई, तो अफगान शासकों को दोष दे? या उसके भी पहले चले जाए, बुलाए जब हमने कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, या अहमद शाह अब्दाली को हमने बुलाया था जिसने तांडव किया पूरा इस्लामिज्म का, तो हम उसको दोष दें? इससे होगा क्या? क्या इससे स्थितियां बेहतर हो जाएंगी? आज इस तरह की फिल्में अगर आएंगी और उससे सच्चाई कौन सी लेंगे आप? ये तो सच्चाई है, फिल्म में कहीं कोई गलती नहीं है। कश्मीरी मुसलमान, कश्मीरी पंडित वहां से मार मार के भगाए गए थे। अब पहले तो हम उनको ठीक करें, उनको वो मकाम दें, जो उनकी मुराद है उसको तो कम से कम पूरी करें। या इसके वह मनस्यता फैला के हम एक नया कुछ करने जा रहे हैं, जिसके फिर कभी हिस्ट्री लिखी जाएगी तो कहा जाएगा कि फिर मेजॉरिटी कम्युनिटी ने क्या किया। क्या ये इसका मैसेज देने जा रहे हैं? मुझे लगता है कि हालात बहुत बुरे हैं। इस फिल्म ने सच्चाई जरूर बताई है, लेकिन जो इंडियन फैब्रिक है, हालांकि अब वो बचा तो नहीं है, लेकिन सच्चाई इतनी वल्गर तरीके से दिखाना ये कोई इंटेलेक्चुअली अच्छा एक्सरसाइज नहीं था। मुझे नहीं लगता कि इस फिल्म को की रेटिंग अगर करनी हो तो एक बिलो मीडियाकर से ऊपर किया जा सकता है। ये एक बहुत ही ऑर्डिनरी फिल्म है। आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर किसी और को। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।